नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पंडौल थाना पुलिस ने बाइक सवार हथियारबंद अपराधी को किया गिरफ्तार। मधुबनी रेलवे स्टेशन पर बवाल, स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में जमकर तोड़फोड़, एसी कोच के शीशे तोड़े। बेनीपट्टी एसडीपीओ निशिकांत भारती ने मुख्यालय के पुलिस निरीक्षक कार्यालय का किया निरीक्षण। भेजा थाना पुलिस ने 21 लीटर विदेशी शराब के साथ 3 तस्कर को किया गिरफ्तार। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में उद्योग विभाग द्वारा संचालित पीएमईजीपी व पीएमएफएमई योजनाओं की हुई समीक्षात्मक बैठक। खजौली विधानसभा में सड़कों की बिछेगी जाल, विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। अरला की टीपीसी भवन में पंचायत समिति की हुई बैठक, विकासात्मक कार्यों पर हुई चर्चा। साहरघाट में जनसुराज पार्टी के जनसंवाद कार्यक्रम में उमड़ी लोगों की भीड़। बेनीपट्टी के 4 पंचायतों में खाली पड़ी ग्राम कचहरी सचिव के पद पर बहाली की प्रक्रिया शुरू। लदनिया मध्य विद्यालय महथा में यूथ एंड इको क्लब की हुई स्थापना। एक 1000 सीट वाली ट्रेन में बैठ रहे 10,000 श्रद्धालु, जयनगर रेलवे स्टेशन पर हजारों। और भाजपा जिला कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का हुआ आयोजन। खबरें अब विस्तार से। पंडौल थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रविवार को संध्या गश्ती के क्रम में पंडौल थाना की पुलिस ने हथियार के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार किया। गौरतलब हो कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि 3 अपराधी हथियार के साथ बाइक से जा रहे हैं, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पंडौल थाना पुलिस की टीम पहुंची और खदेड़ कर गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि 3 में से 2 व्यक्ति मौके से फरार हो गया। वहीं पकड़ाए हुए अपराधी के पास से एक देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पकड़ाए गए व्यक्ति का नाम हर्षवर्धन कुमार है, जो मात्र 19 वर्ष का है। उसके साथ 2 अन्य अपराधी भी थे, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। रविवार को संध्या गश्ती के क्रम में पंडौल थानाध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली कि एक बाइक पर सवार 3 हथियारबंद अपराधी थाना क्षेत्र के भोकर चौक से नवहथ जाने वाली सड़क पर सीता बांध नहर पुलिया के पास किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए इकट्ठा है। मिली सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए थानाध्यक्ष मोहम्मद नदीम के नेतृत्व में पुलिस पदाधिकारी एवं जवान जब सूचित स्थल पर पहुंचे तो सभी भागने लगे। पुलिस बल के सहयोग से खदेड़ कर एक व्यक्ति को एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस एवं एक स्मार्ट मोबाइल के साथ पकड़ा गया, जबकि 2 अपराधकर्मी भागने में सफल रहे। पकड़े गए अपराधी की पहचान मधुबनी जिला के पंडौल थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव के हुक्मदेव यादव के पुत्र हर्षवर्धन कुमार 19 वर्ष के रूप में की गई है। गिरफ्तार अपराधी की निशानदेही पर भागे 2 अपराधी के नाम एवं पता का सत्यापन किया जा चुका है। इसके बाद विधिवत तीनों के खिलाफ थाना में नियमित संगत धारा में कांड अंकित कर गिरफ्तार अपराधी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि फरार दोनों अपराधी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। थानाध्यक्ष मोहम्मद नदीम ने बताया कि इस छापेमारी टीम में उनके साथ एसआई माया कुमारी, एसआई शहनवाज खान, एसआई अनिमा राज, एसआई बीरबल शाह एवं थाना के सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से नीतीश कुमार की रिपोर्ट। महाकुंभ जा रहे श्रद्धालु इतने उग्र हो सकते हैं, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब मधुबनी रेलवे स्टेशन पर स्वतंत्रता सेनानी ट्रेन में बैठने के लिए जमकर बवाल हुआ। दरअसल महाकुंभ जाने के लिए प्लेटफॉर्म पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। ट्रेन जयनगर से चलकर आई थी और पहले से ही यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी। ट्रेन जैसे ही प्लेटफॉर्म में प्रवेश की, बैठने के लिए अफरा तफरी मच गई।
वहीं इस दौरान एसी कोच को यात्रियों ने अंदर से बंद कर दिया था, जिस पर आक्रोशित लोगों ने एसी कोच डब्बे पर रोड़ा, पत्थर और डंडे से प्रहार कर जमकर तोड़फोड़ की। इस दौरान जहां ट्रेन को काफी क्षति हुई, वहीं कई यात्री भी चोटिल हुए। पहले से टिकट बनाकर ट्रेन के इंतजार में प्रतीक्षा कर रहे यात्रियों ने स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस ट्रेन का गेट बंद देख जमकर तोड़फोड़ किया। ट्रेन का दरवाजा नहीं खुलने पर यात्री भड़क गए। कुछ देर तक यात्रियों का तांडव स्टेशन पर चलता रहा। सोमवार शाम नगर थाना क्षेत्र स्थित रेलवे स्टेशन पर यह घटना देखने को मिली, जहां यात्रियों ने स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस एसी कोच डब्बे पर पत्थर के साथ डंडे से प्रहार कर खिड़की के शीशे को तोड़ फोड़ दिया। वहीं ट्रेन में बैठे यात्री भी चोटिल हो गए। इस हमले में ट्रेन को काफी क्षति हुई। हालांकि कार्रवाई करने की बात पर रेलवे प्रशासन ने साफ इनकार किया। मंगलवार को रेलवे जीआरपी एवं आरपीएफ और रेलवे के वरीय अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अतिरिक्त पुलिस पदाधिकारी रेलवे स्टेशन पर बहाल की गई, जहां सभी ने ऐसे उपद्रवी लोगों पर नजर रख रहे थे। हालांकि इस दौरान हुए मंगलवार को महाकुंभ स्पेशल ट्रेन को देख रहे एवं कुंभ स्नान करने जा रहे श्रद्धालुओं को स्वयं रेलवे अधिकारी ट्रेन में बिठा रहे थे। बैठने आ रहे यात्रियों को रेलवे अधिकारी द्वारा कई महत्वपूर्ण बातें भी बताई जा रही थी। पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने इस संदर्भ में बताया कि मधुबनी रेलवे स्टेशन पर कुछ यात्रियों के द्वारा स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के एसी कोच का शीशा तोड़ देने की सूचना मिली थी। सूचना प्राप्त होते ही नगर थाना पुलिस को तत्काल रेलवे स्टेशन पर भेजी गई। इस संबंध में स्टेशन अधीक्षक द्वारा बताया गया कि स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस जयनगर से इलाहाबाद जाने के क्रम में मधुबनी रेलवे स्टेशन पर रुकी। ट्रेन में यात्री भरे हुए थे, जिसके कारण एक एसी कोच में बैठा यात्री दरवाजा नहीं खोल रहा था। प्लेटफॉर्म पर मौजूद कुछ यात्रियों का उसी कोच में आरक्षण था। धक्का मुक्की एवं भाग दौड़ के क्रम में कुछ डिब्बे के शीशे टूट गए। पुलिस अधीक्षक ने आगे बताया कि रेल पुलिस द्वारा अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। ट्रेन उसी समय रेलवे स्टेशन से अपने गंतव्य स्थान के लिए रवाना करवाया गया, जहां दर्जनों यात्री जो पहले से वातानुकूलित में आरक्षण करा रखे थे, वो अफरा तफरी में नहीं चढ़ सके, जिसके लिए स्टेशन अधीक्षक वरीय अधिकारी से राब्ता कर मंगलवार को एक दिन के लिए कुंभ स्पेशल ट्रेन दिन के 1:30 बजे खचाखच यात्रियों से भरी ट्रेन को रवाना कर दिया गया। दादा उठिए ना। मधुबनी जंक्शन अरे गेट पर खोलवाइए ना, वहाँ गेट से वहाँ नहीं जाने देते। अरे हम लोगों का टिकट है, वहाँ जाने देता है, इसको कपड़ा तो छोड़ दिया है। ट्विटर पे ट्वीट कर दी थी इंडियन रेलवे के मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। सोमवार को बेनीपट्टी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी निशिकांत भारती ने मुख्यालय स्थित पुलिस निरीक्षक कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान जहां उन्होंने विभिन्न पंजियों का अवलोकन किया, वहीं मौजूद पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को रात्रि गश्ती को तेज करने, शराब तस्करों पर नकेल कसने समेत कई दिशा निर्देश निर्गत किए। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी निशिकांत भारती ने सोमवार को मुख्यालय स्थित पुलिस निरीक्षक कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने पुलिस निरीक्षक कार्यालय की सरकारी संपत्ति, वाहन, संधारित संचिका, लूट पंजी, डकैती पंजी, अपराधी गिरोह पंजी, गृह भेदन पंजी, अपराध अनुक्रमणी पंजी,
गुंडा पंजी और निरीक्षण पंजी समेत अन्य पंजियों का अवलोकन भी किया। साथ ही लंबित कांडों की समीक्षा करते हुए पुलिस निरीक्षक नीरज कुमार वर्मा को शीघ्र निष्पादन का निर्देश दिया। एसडीपीओ ने सर्किल पुलिस इंस्पेक्टर को रात्रि में अनुमंडल के स्थानों का निरीक्षण करने, देर रात में आवागमन कर रहे संदिग्ध लोगों की जांच पड़ताल करने और विधि व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आप खुद ही रात्रि में अनुमंडल के थानों, खासकर सीमावर्ती थानों का भ्रमण कर जायजा लें और रात्रि गश्ती भी करें। साथ ही कार्यालय में संधारित होने वाली सभी संचिकाओं का बारीकी से अवलोकन कर कई निर्देश दिए। उन्होंने सभी थाना क्षेत्रों में आपराधिक कांडों, अपराधियों, शराब तस्करों व माफियाओं पर नकेल कसने, संगीन कांडों के फरार आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजने, वारंटियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने, कोर्ट से निर्गत कुर्की जब्ती कार्रवाई का निष्पादन करने सहित पुलिस मैनुअल से संबंधित अन्य आवश्यक दिशा निर्देश सर्किल पुलिस इंस्पेक्टर को दिए। मौके पर एसडीपीओ कार्यालय के रीडर अरविंद कुमार, सर्किल पुलिस इंस्पेक्टर कार्यालय के रीडर धनंजय मिश्रा समेत अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड के भेजा थाना की पुलिस ने 21 लीटर शराब के साथ 2 मोटरसाइकिल समेत 3 तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की। पकड़े गए तस्कर की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। मधुबनी जिला के मधेपुर प्रखंड अंतर्गत भेजा थाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर अवैध शराब कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 अपाची बाइक पर ले जा रहे 21 लीटर विदेशी शराब के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पकड़ाए तस्करों की पहचान भेजा थाना के मेहसा गांव निवासी सकल यादव के पुत्र धर्मेंद्र कुमार यादव, नवादा गांव निवासी योगेंद्र यादव के पुत्र रमन कुमार और बस्तीपट्टी गांव निवासी जय किशोर सदाई के पुत्र साजन कुमार के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार भेजा थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कलवाही की ओर से भेजा की तरफ 2 अपाची बाइक पर सवार 3 लोग शराब की खेप लेकर जा रहे हैं। भेजा थाना के पुलिस अवर निरीक्षक उमेश पांडे दल बल के साथ रास्ते में वाहन चेकिंग अभियान चलाकर शराब तस्करों की घेराबंदी शुरू कर दी। खड़ीक चौक एवं करहारा के बीच मरकंडा घाट के समीप कोसी बांध पर वाहन पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग देखकर बाइक सवार शराब तस्कर भागने का असफल प्रयास किया। पुलिस बल के सहयोग से पुलिस दोनों बाइक के साथ 3 तस्करों को पुलिस ने दबोच लिया। तलाशी लेने पर दोनों बाइक पर लदे 21 लीटर विदेशी शराब बरामद होने पर पुलिस ने बाइक और शराब को जब्त कर पकड़ाए तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बोले द न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलीम की रिपोर्ट। उद्योग विभाग द्वारा संचालित पीएमईजीपी व पीएमएफएमई को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। जहां जिलाधिकारी ने अब तक के हुए कार्यों की समीक्षा की, वहीं उन्होंने लक्ष्य को पूरा करने का निर्देश सभी बैंक को दिया। उद्योग विभाग द्वारा संचालित पीएमईजीपी एवं पीएमएफएमई योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र मधुबनी रमेश कुमार शर्मा के द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में पीएमईजीपी अंतर्गत आवंटित लक्ष्य 519 के विरुद्ध विभिन्न बैंक शाखाओं में 1655 ऋण आवेदन पत्र अग्रसरित किए गए, जिसमें से मात्र 368 ऋण आवेदन पत्रों की स्वीकृति बैंक शाखाओं के द्वारा दी गई है। इसमें से 326 ऋण आवेदन में भुगतान की कार्रवाई की गई है। इस योजना अंतर्गत सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूसीडी बैंक तथा उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के द्वारा ऋण स्वीकृति हेतु अच्छा कार्य किया गया है, जबकि बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, आईडीबीआई बैंक, बंधन बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा योजना अंतर्गत निराशजनक कार्य को लेकर जिलाधिकारी के द्वारा काफी असंतोष प्रकट किया गया और सख्त निर्देश दिया गया कि 28 फरवरी 2025 तक सभी बैंक अपना 100% लक्ष्य पूरा करें एवं ऋण भुगतान की कार्रवाई भी करें, अन्यथा ऐसे बैंकर्स के विरुद्ध योजना की विफलता को लेकर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार पीएमएफएमई योजना में भी जिला को आवंटित लक्ष्य 370 के विरुद्ध अद्यतन उपलब्धि 239 के ऊपर सभी बैंकर्स को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि किसी भी आवेदन को अस्वीकृत न करें, आवेदक से विमर्श करने के उपरांत ही उस पर अस्वीकृत की कार्रवाई करें।
बैंक स्वयंभू अपने स्तर से आवेदन सृजित करे ताकि अच्छे आवेदक को लाभ दिया जा सके। पीएमएफएमई के अंतर्गत यूको बैंक, एचडीएफसी बैंक एवं उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के द्वारा ऋण स्वीकृति पर संतोष व्यक्त किया गया। अन्य बैंक को भी 28 फरवरी 2025 तक 100% लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निर्देशित किया गया। इसके साथ ही इस योजना की अगली समीक्षा बैठक 1 मार्च 2025 को आयोजित करने का निर्देश दिया गया। इस बैठक में महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र रमेश कुमार सहित सभी संबंधित बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, बाटा चौक, मधुबनी। खजौली विधानसभा के विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने बासोपट्टी बाजार स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि खजौली विधानसभा में अब सड़कों की जाल बिछाई जाएगी। 35 सड़कों को स्वीकृति मिली है। बासोपट्टी बाजार में खजौली विधानसभा के विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता आयोजित किया। उन्होंने कहा कि खजौली विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की जाल बिछाया जाएगा। कहा कि क्षेत्र की जनताओं की समस्या दूर करना पहली प्राथमिकता है। विभिन्न जगहों पर क्षेत्र भ्रमण के दौरान सड़क की समस्या नजर आई, जिसको लेकर कई सड़कों की अनुशंसा के आधार पर स्वीकृति मिली है। विधायक ने कहा कि बासोपट्टी के दूहबी बाजार तक की सड़क 1,978,86, बासोपट्टी से नया टोल तक की सड़क लगभग 645 लाख, बासोपट्टी L53 से बासोपट्टी पूर्वी बाजार तक की सड़क लगभग 108 लाख, बासोपट्टी L31 से नरेला 274 लाख, सीरियापुर से भैयापट्टी तक
190 लाख, भलुआही से प्राथमिक विद्यालय होते हुए मुख्य सड़क बासोपट्टी तक 162 लाख, पीडब्ल्यूडी सड़क परसा से मानापट्टी मध्य विद्यालय तक 154 लाख, मढ़िया पीएमजीएसवाई सड़क पे पंचरत्न बिचला टोल तक 138 लाख, एमएमजीएसवाई उछाल से चिताही तक 133 लाख, बेलौना से कोरिया पट्टी 113 लाख, हत्थापुर पीएमजीएसवाई सड़क से मुखला स्थान ग्वाला टोल तक 97 लाख, बभंदई चौक से प्रखंड मुख्यालय होते हुए एमजीएसवाई सड़क तक 45 लाख, पीडब्ल्यूडी मुख्य सड़क से अंबेडकर नगर बासोपट्टी तक 42 लाख, पीएमजीएसवाई सड़क से धोबी बाजार तक 31 लाख, पीएमजीएसवाई सड़क से धोबी बाजार तक 32 लाख, जोंकी से महनाजपुर बाजार तक 32 लाख की लागत से सड़क बनेगी। इसी तरह बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र के करीब 35 सड़कों की सौगात विधायक के अनुशंसा के आधार पर किया गया है, जिसमें विभिन्न जगहों पर नए सड़क की स्वीकृति मिलने में स्थानीय लोगों में हर्ष है। विधायक ने कहा कि सभी सड़कों का निर्माण कार्य जल्द ही प्रारंभ होगी। ये सभी सड़क बन जाने से लोगों को आवागमन में काफी सहूलियत मिलेगी। मौके पर हरिश्चंद्र शर्मा, संजय महतो, दीपक कुमार पासवान सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी, श्री विजय सिन्हा जी एवं अन्य सभी विभागों के मंत्रियों को अपनी ओर से, अपने क्षेत्र की ओर से, खजौली की जनता की ओर से धन्यवाद और अभिनंदन करने के लिए आप सबको जानकारी देते हुए, अभिनंदन करते हुए, यह जानकारी देते हुए आप हर्ष है कि खजौली विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री अपने प्रगति यात्रा के दौरान और उसके 4 वर्ष पूर्व डीवी कॉलेज के मैदान में जिन बातों की घोषणा की थी कि हम अपने संसाधन से भी करेंगे, आज उसको कैबिनेट द्वारा 4 तारीख को स्वीकृति दे दी गई, जिसमें सबसे बड़ी योजना इस क्षेत्र के विकास के लिए, यहाँ के लोगों को जो बाधा पहुंच रही थी यातायात में, जयनगर जाने में सब डिविजनल हेडक्वार्टर है, वो एक सुलभ हो गया है अब। और सुलभ होता इसलिए दिख रहा है कि कैबिनेट ने 178 करोड़ रुपए की लागत से जयनगर शहीद चौक पर NH 527B, पुराना NH 105 पर समपार पथ, जो ओवर ब्रिज जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है और कैबिनेट द्वारा उसकी स्वीकृति मिल गई है। उसके अलावे खजौली विधानसभा क्षेत्र में जितने हमारे चिर प्रतीक्षित मांग थी, जो बड़ा बड़ा चीज था, वो पूरा होता हुआ दिख रहा है, जिसमें एक तो मुख्यमंत्री सेतु योजना के माध्यम से, जहां हमें 2 पुल, 30 पुल का हमने सूची यहां से दिया था, जिसमें वहां ये तय है कि जितनी राशि है, राशि के अनुपात में प्रतिवर्ष पुल निर्माण का कार्य चलता रहेगा। और उसमें इस वर्ष, इस वित्तीय वर्ष में 2 पुल की स्वीकृति प्राप्त हुई है। एक है सिमहा टोल, जहां 2 भाग में एक ही पंचायत कटा हुआ था, सिरियापुर। सिमहा टोल जाने के लिए खिरहर होकर, दूसरे प्रखंड होकर घूम के जाना पड़ता था। वहां लगभग 5 करोड़ की लागत से पुल निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। दूसरी ओर जो नरकटिया स्क्रू पाइल्स पुल पर हम लोग पार करते हैं बछराजा, वहां भी बछराजा नदी ही है और यहाँ भी बछराजा नदी ही है। वो स्क्रू पाइल्स पुल धीरे धीरे क्षतिग्रस्त हो रहा था, उसकी जगह आरसीसी ब्रिज वहां भी 3 करोड़ से ऊपर की राशि से बनेंगे। तो ये 2 पुल के मामले में मुझे इस क्षेत्र को बड़ी राशि प्राप्त हुई है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा के दौरान ही उन्होंने एक और घोषणा की, वो है पुरानी कमला और जीवछ का इंटरलिंकिंग का काम, जिसमें 426-27 करोड़ की लागत से उस काम को पूरा होना है, जिसकी स्वीकृति प्राप्त हुई है।
उसके अलावे 1921 में ही माननीय मुख्यमंत्री जी डीबी कॉलेज के मैदान में जब सभा कर रहे थे तो उनसे हम लोगों ने आग्रह किया था कि डीबी कॉलेज में बिल्कुल भवन जर्जर है और वहां छात्रों और छात्राओं को बैठने की जगह नहीं है, इसलिए यहां शीघ्र भवन निर्माण कैसे हो। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि इस क्षेत्र में भी हम प्रयास करेंगे और लगातार हम लोग पत्र लिखते रहे, लगातार सवाल उठाते रहे और अब जाकर 14 करोड़ की राशि का आवंटन प्राप्त होने का पत्र डीबी कॉलेज को प्राप्त हो चुका है। अब कार्यारंभ भी शीघ्र हो जाएगा। यह भी एक बड़ा शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव और बड़ा काम हुआ है, जहां एक और प्रत्येक पंचायत में अब हाई स्कूल प्राप्त हो गया। कभी हम लोगों को 2-4 हाई स्कूल करवाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी, आज सभी पंचायतों में हाई स्कूल उपलब्ध है। शिक्षक भी लगातार आवश्यकता अनुसार प्राप्त होते जा रहे हैं। जहां कमी है उसको भी आगे की बहाली में पूरा करने की सरकार की योजना है। वहीं ग्रामीण कार्य विभाग से जितनी बहुत सारे पुराने सड़कों का मरम्मती का कार्य पूरा हुआ, जिसमें 11-12 तो एक ही कॉन्ट्रैक्टर लेकर बैठा हुआ था केवल बासोपट्टी में, वो सारा काम लगभग अब पूर्ण हो चुका है। एक में अधूरा है, बाकी सभी काम पूरा हो गया है। जयनगर में भी जो मरम्मती का काम था वो लगभग पूरा हो गया या नहीं तो ऑनगोइंग है। बासोपट्टी में 2 सड़क जो बहुत ही महत्वपूर्ण, 3 अत्यंत महत्वपूर्ण सड़कें थी लंबी लंबी, जिसमें एक बलाट से लेकर बासोपट्टी पीएमजीएसवाई, एक दूबी से लेकर बासोपट्टी पीएमजीएसवाई और एक कारी यादव हाउस बैरा से बासोपट्टी तक एमएमजीएसवाई, जिसमें 2 सड़कों की स्वीकृति की सूचना आज मुझे प्राप्त हुई है, जिसके लिए हमने गैर सरकारी संकल्प जो विधानसभा में हम लोग 15 दिन के सत्र में एक ही प्रश्न वैसा कर सकते हैं, उसके माध्यम से हमने मंत्री से अनुरोध किया था और मंत्री जी ने बड़ी विनम्रता से कहा था कि आप बैठ जाइए, हम शीघ्र निर्माण के लिए कार्रवाई करेंगे और आज उसकी स्वीकृति भी मिल गई है इन दोनों सड़कों का भी, और उसका बल्कि अपग्रेडेशन भी होगा। उन्नयन, मुख्यमंत्री उन्नयन योजना में अब दूबी से लेकर जो बासोपट्टी तक सड़क 8 से 9 किलोमीटर की है, वो 5.5 मीटर चौड़ी सड़क के रूप में उसका निर्माण होगा। भारतमाला प्रोजेक्ट भी रुका हुआ था, उसके लिए भी हम लोग उस दिन समीक्षा बैठक में माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि 10% भी इसमें अभी तक काम नहीं हुआ है और उसके बाद देखने में आ रहा है कि तेज गति से डीएम ने उसका उद्घाटन भी किया और सब कुछ करके अब तेज गति से जो ग्रीन फील्ड है उसमें वहां काम तेज गति से चल रहा है और उसका काम एनएच भी अपने गति से कर रहा है। मुझे लग रहा है कि उमगांव से लेकर जो कलवाही तक हम लोगों के क्षेत्र में जा। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के टीपीसी भवन में पंचायत समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख गोपाल दास ने की। इस बैठक में मुख्य रूप से पंचायत में संचालित विभिन्न विकासात्मक कार्य योजनाओं को लेकर चर्चा की गई। हरलाखी प्रखंड के टीपीसी भवन में प्रखंड प्रमुख गोपाल दास की अध्यक्षता में पंचायत समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की शुरुआत पूर्व के बैठक में पारित सभी बिंदुओं पर समीक्षा के साथ किया गया, जहां पूर्व में पारित कई बिंदुओं की अनदेखी को लेकर नाराजगी व्यक्त किया गया। सदन में सबसे पहले आंगनबाड़ी की लापरवाही के साथ मुद्दा गरमाया। दरअसल सीडीपीओ प्रतिनिधि के रूप में मौजूद पर्यवेक्षिका से सिसोनी पंचायत का हवाला देते हुए पूछा गया कि सामुदायिक भवन रहते हुए क्यों निजी आवास पर केंद्र संचालित होता है एवं प्रखंड में कुल कितने आंगनबाड़ी है जिसका संचालन निजी आवास पर हो रहा है। उसके बाद जनप्रतिनिधियों ने राशन कार्ड बनवाने में हो रही परेशानी व बिचौलियों के माध्यम से मोटी रकम में बन जा रही राशन कार्ड का मुद्दा गरमाया। इसके बाद सदन की कार्यवाही आगे बढ़ाते हुए सदन के माध्यम से जनप्रतिनिधियों के द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, आपूर्ति, मनरेगा, बिजली, आवास योजना, भूमि विवाद जैसे विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। साथ ही विभिन्न योजनाओं को सदन में पारित भी किया गया। बैठक में बीडीओ रविशंकर पटेल, बीपीआरओ अमित अक्षय मिश्रा, बीईओ सुनील कुमार तिवारी, एमओ प्राणनाथ मुन्ना, सीएचसी प्रभारी लेश कुमार एवं प्रमुख सह पंचायत समिति सदस्य राजेश कुमार पांडे, पूर्व प्रमुख उज्जवल वाकवारी,
संतोष कामत, मुखिया यदुवीर साह समेत दर्जनों जनप्रतिनिधियों ने भाग लेकर अपनी बातें रखी। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। साहरघाट के अंबेडकर चौक पर जन सुराज के संगठन सशक्तिकरण सह जन सुराज संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस जन संवाद कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों की भीड़ पहुंची। साहरघाट अंबेडकर चौक पर जन सुराज पार्टी का संगठन सशक्तिकरण सह जन संवाद कार्यक्रम आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता अनुमंडल अध्यक्ष व संचालन हरिराम ठाकुर ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती, जिला अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण झा, योगेंद्र शर्मा समेत अन्य अतिथियों को मिथिला परंपरा के अनुसार पाग, गुप्ता व फूल माला से स्वागत के साथ किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी के सिद्धांतों की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने संगठन से जुड़कर पार्टी को मजबूती प्रदान करने का अपील की। कहा कि जनसुराज पार्टी अपने संगठन के बल पर बिहार में अपना जनाधार बढ़ा रही है। इसका परिणाम आने वाले विधानसभा में देखने को मिलेगा। कि जनसुराज पार्टी का गठन 2 अक्टूबर 2024 को हुआ। जनसुराज पार्टी का गठन केवल एक मकसद से हुआ था और वो मकसद था बिहार में बदलाव लाना। पर हम ये बिहारी बिहारी कह के अपमानित किया जाए। आपके बेटे महिलाओं के पति बाहर पढ़ने या काम करने जाते हैं तो उन्हें वैसे ही बिहारी बिहारी कहकर अपमानित किया जाता है। ये तो नहीं बदला। 40 साल पहले जब बिहार भारत में विकास के नाम पर सबसे अंतिम पायदान पर था, तब बाकी राज्य भी हमारे साथ ही थे। लेकिन आज वो सब के सब, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उड़ीसा हो, राजस्थान हो, कोई भी राज्य हो, वो हमसे 10 गुना आगे बढ़ गए थे। बाकी राज्य अगर इतना विकास कर सकते हैं तो बिहार में क्या नेताओं ने चूड़ियां पहन रखी थी? बिहार का विकास। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के 4 पंचायतों में खाली पड़े ग्राम कचहरी सचिव पद के लिए बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। गौरतलब हो कि प्रखंड के ग्राम कचहरी सचिव का पद रिक्त है। इनमें अरेर दक्षिणी, गंगुली, करहारा और ब्रह्मपुरा पंचायत शामिल है। बेनीपट्टी प्रखंड के 4 पंचायतों में खाली पड़े ग्राम कचहरी सचिव के पद के लिए बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिन 4 पंचायतों में ग्राम कचहरी सचिव का पद रिक्त है, उनमें अरेर दक्षिणी, गंगुली, करहारा और ब्रह्मपुरा पंचायत शामिल है। मिली जानकारी के अनुसार इन चारों पंचायत में आरक्षण रोस्टर के अनुसार ही पद निर्धारित किए गए हैं, जिसमें अरेर दक्षिणी पंचायत में पिछड़े वर्ग की महिलाएं तथा गंगुली, करहारा व ब्रह्मपुरा पंचायत में पिछड़ा वर्ग अन्य के लिए निर्धारित है। ग्राम कचहरी सचिव पद पर बहाली के लिए बीते 16 से 29 जनवरी तक आवेदन पत्र जमा करने की तिथि निर्धारित की गई थी, जिसके आधार पर इन चारों पंचायत से कुल 449 आवेदन संबंधित पोर्टल से कार्यालय को ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त हुए, जिनमें अरेर दक्षिणी से 131, गंगुली से 112, करहारा से 110 और ब्रह्मपुरा पंचायत से कुल 96 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। ग्राम कचहरी सचिव के बहाली के लिए बनाई गई चयन समिति के अध्यक्ष संबंधित पंचायत के सरपंच को बनाया गया है। वहीं उप सरपंच को सदस्य और बीपीआरओ को सचिव बनाया गया है। चयन समिति के द्वारा सभी आवेदन पत्रों की समीक्षा कर औपबंधिक मेघा सूची तैयार की गई। मंगलवार को प्रभारी एसडीओ सह डीसीएलआर प्रशांत कुमार ने प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित बीडीओ के कार्यालय प्रकोष्ठ में समिति के सभी सदस्यों के साथ बैठक कर समिति द्वारा तैयार किए गए औपबंधिक मेघा सूची की जांच की। जांच के क्रम में विभिन्न कारणों से 136 आवेदन रद्द किए गए और शेष 313 आवेदन स्वीकृत किए गए। इसी तरह अरेर दक्षिणी पंचायत में 109 आवेदन स्वीकृत, 22 अस्वीकृत, गंगुली में 72 स्वीकृत, 40 अस्वीकृत, करहारा में 72 स्वीकृत, 38 अस्वीकृत और ब्रह्मपुरा पंचायत में 60 आवेदन स्वीकृत और 36 आवेदन अस्वीकृत किए गए हैं।
प्रभारी एसडीएम सह डीसी अलार ने सभी स्वीकृत और अस्वीकृत आवेदनों की बारीकी से जांच की और स्वीकृत आवेदनों के आधार पर तैयार किए गए औपबंधित मेघा सूची को पोर्टल पर अपलोड करने और प्रखंड कार्यालय की दीवारों पर हार्ड कॉपी चिपकाकर सार्वजनिक करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि 15 फरवरी से 1 मार्च तक दावा आपत्ति प्राप्त किए जाएंगे। उसके बाद दावा आपत्तियों का निष्पादन कर अंतिम मेघा सूची जारी की जाएगी। मौके पर बीडीओ महेश्वर पंडित, बीपीआरओ मधुकर कुमार, अरेर दक्षिणी पंचायत की सरपंच प्रमिला देवी, ब्रह्मपुरा पंचायत के सरपंच हरिदेव यादव समेत कई लोग मौजूद थे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। लदनिया प्रखंड के महथा गांव के मध्य विद्यालय में यूथ एंड इको क्लब की स्थापना की गई। इस मौके पर प्रधानाध्यापक समेत विभिन्न अतिथि व छात्र छात्राएं मौजूद रहे। प्रधानाध्यापक ने बताया कि इस प्रकार से सभी मध्य विद्यालयों में यूथ एंड इको क्लब की स्थापना की जाती है, जिसमें बच्चों के अंदर जैव विविधता को लेकर जागरूकता फैलाई जाती है। लदनिया प्रखंड के महथा गांव के मध्य विद्यालय प्रांगण में यूथ एंड इको क्लब की स्थापना की गई। विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रेमनाथ गोसाई की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में सेवानिवृत्त शिक्षक रामवृक्ष सिन्हा, विंदेश्वर ठाकुर, यूथ क्लब के नोडल शिक्षक रोशन कुमार पाठक, सुमन कुमार चौधरी, जीवज कुमार कामत एवं सत्येंद्र कुमार समेत अन्य मौजूद थे। विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने जानकारी देते हुए बताया कि यूथ एंड इको क्लब की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण तथा जैव विविधता में लगातार कमी को रोकने के लिए प्रत्येक मध्य विद्यालयों में इस तरह की क्लब बनाई जा रही है, ताकि स्कूली बच्चों के बीच पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता आए। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्कूली बच्चे अपने गांव मोहल्ला में लोगों को पर्यावरण को लेकर जागरूकता अभियान चलाए। विद्यालय द्वारा 20 छात्रों के सहयोग से क्लब का गठन किया गया। इसके माध्यम से जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण रोकने का उपाय एवं जल के दुरुपयोग व ऊर्जा के दुरुपयोग को कम करने के लिए छात्रों के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है। नोडल पदाधिकारी के रूप में विद्यालय के शिक्षकों को मनोनीत किया गया। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1 मधुबनी। शुभ शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम, अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध।
विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। एक तरफ देश के अंदर अमृत भारत ट्रेन चलाने को लेकर दिनों दिन प्रचार किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो ट्रेन पहले से चल रही है और जो रेलवे स्टेशन पर सुविधाएं मुहैया करानी है, उसको लेकर दिनों दिन स्तर गिरता ही जा रहा है। बहरहाल हम बात कर रहे हैं जयनगर रेलवे स्टेशन की। इन दिनों जयनगर रेलवे स्टेशन पर भारत व नेपाल दोनों ही देश के श्रद्धालु महाकुंभ जाने को लेकर पहुंचते हैं। एक दिन में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन सुविधा के नाम पर केवल खाना पूर्ति की जा रही है। 1000 की डिब्बे वाली ट्रेन में 10,000 श्रद्धालु यात्रा कर रहे हैं। ऐसे में जब रेलवे प्रशासन को पहले से पता है कि भीड़ इतनी बढ़ेगी, तो ऐसे में रेल प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वहां सुविधाएं मुहैया कराई जाए, लेकिन वहां किसी भी प्रकार की कोई सुविधा मुहैया नहीं कराने से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे का दोहरा चरित्र सामने देखने को मिल रहा है। एक तरफ पूरे देश के अंदर अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने को लेकर दिनों दिन प्रचार प्रसार किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर रेल यात्रियों की सुविधा मुहैया कराने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। प्रयागराज के संगम पर माघी पूर्णिमा स्नान को लेकर सोमवार को जयनगर से भाया प्रयागराज के रास्ते जाने वाली विभिन्न एक्सप्रेस ट्रेनों में हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रस्थान किए। जानकारी के लिए प्रयागराज महाकुंभ स्नान करने को लेकर सबसे अधिक पड़ोसी राष्ट्र नेपाल से श्रद्धालु जयनगर पहुंच रहे हैं, लेकिन रेलवे के द्वारा श्रद्धालुओं के लिए किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिस कारण सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ नेपाल से आए श्रद्धालुओं को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जयनगर से लोकमान्य तिलक टर्मिनल मुंबई के बीच चलने वाली ट्रेन पवन एक्सप्रेस, जयनगर से नई दिल्ली के बीच चलने वाली ट्रेन स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस शामिल है। रेलवे सूत्रों के अनुसार पवन एक्सप्रेस में 8 स्लीपर, 4 जनरल, 7 AC 3 व 2 के अलावे अन्य डिब्बे लगे होते हैं, जबकि स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में 6 स्लीपर, 4 साधारण, 8 AP3 एवं 2 फर्स्ट क्लास समेत अन्य डिब्बे लगे होते हैं। स्वतंत्रता सेनानी व पवन एक्सप्रेस में यात्रियों के लिए एसी व स्लीपर क्लास के करीब 18 डिब्बे के अलावा अन्य डिब्बे लगे होते हैं। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में साधारण व एसी स्लीपर क्लास डिब्बे में सीट की संख्या करीब 1396 एवं पवन एक्सप्रेस में यात्रियों के बैठने के लिए करीब 19 डिब्बे में साधारण व स्लीपर एसी क्लास में यात्रियों को बैठने के लिए करीब 1524 सीट होती है। दोनों ट्रेन के स्लीपर व एसी क्लास के प्रत्येक डिब्बे 4 से 500 श्रद्धालु प्रवेश किया हुआ था। रेलवे सूत्रों की माने तो स्वतंत्रता सेनानी व पवन एक्सप्रेस दोनों ट्रेनों में करीब 9 से 10 हजार की संख्या में श्रद्धालु यात्रा कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार बीते माह से अब तक जयनगर रेलवे स्टेशन से विभिन्न ट्रेनों से प्रयागराज के लिए करीब 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने यात्रा किया। महाकुंभ स्नान को लेकर जयनगर से प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं में सबसे अधिक पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के लोग शामिल हैं। नेपाल के सिरहा व धनुषा जिला समेत अन्य पहाड़ी क्षेत्रों से सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज जाने के लिए जयनगर पहुंच रहे हैं, लेकिन दूसरे देश में प्रवेश करने के साथ यात्रा करने के लिए ट्रेनों की जानकारी, पानी, पीने का पानी, शौचालय एवं ठहरने के लिए पंडाल की व्यवस्था नहीं की गई है। इसके अलावा स्टेशनों पर नेटवर्क सेवा बहाल नहीं होने के कारण नेपाली श्रद्धालुओं का संपर्क अपने परिजनों से भंग रहता है। इसके अलावा एक खेमों की संख्या दर्जनों से अधिक होती है, एक दूसरे के हाथ को पकड़कर आना जाना करते हैं। महाकुंभ स्नान को लेकर सीमावर्ती जयनगर रेलवे स्टेशन से सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं के यात्रा करने की सूचना रेल प्रशासन को होने के बावजूद सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर खाना पूर्ति कर रही है।
रेलवे सुरक्षा बल के प्रभारी रमेश कुमार के नेतृत्व में मात्र 3 जवान सैकड़ों रेल यात्रियों की सुविधा व्यवस्था में लगे हैं, लेकिन अतिरिक्त बलों की प्रतिनियुक्ति अब तक नहीं किया गया। बहुत अफरा तफरी का अब लीजिए माहौल है। आप देख ही रहे हैं कि क्या स्थिति है। जितना लोग चढ़ के गया है, इससे लगभग 10 गुना लोग अभी भी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के लिए प्रतीक्षारत है। और स्थानीय रेल प्रशासन के द्वारा पता नहीं ये गंभीर लापरवाही क्यों बरती जा रही है। कोई व्यवस्था नहीं, लोग जानकारी के लिए, सूचना के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। अब अगला ट्रेन जो बहुत ज़्यादा भीड़ है जयनगर रेलवे स्टेशन पर, जैसा कि आप देख सकते हैं विजुअल में, और इसमें बहुत कम लोगों को जगह मिली ट्रेन पकड़ सके। अभी अभी स्वतंत्रता सेनानी खुली है और हजारों लोग अभी जयनगर स्टेशन पर प्रतीक्षारत हैं। तो इसमें अब अगला ट्रेन कब वो प्रयागराज के लिए है, कब मिलेगा, कोई किसी तरह की जानकारी नहीं है। लोग अन्योल में हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। रेल प्रशासन को अविलंब सो इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। लीजिए नहीं, वो रेल प्रशासन और जो सुरक्षा कर्मी हैं उनकी गंभीर लापरवाही है। आखिर लोगों ने महीना दिन पहले, जैसा कि एसी बोगी का हाल था, जिनका टिकट है वो नहीं बैठ सके अपने सीट पे, वो नहीं चढ़ सके टिकट होते हुए भी। तो पूरे अफरा तफरी का माहौल है। हाँ, इसमें कम से कम जो स्थानीय रेल प्रशासन है उसकी जिम्मेवारी बनती है कि वो व्यवस्थित तरीके से लोगों को चढ़ाएं, और जिनका टिकट है उनका भी, और जो सामान्य जाने वाले हैं वो श्रद्धालु लोगों को भी और सही जानकारी दें, इंतजार करने के लिए कहें। बहुत सारे लोग ट्रेन का पैगाम पकड़कर यात्रा कर रहे थे, इसमें दुर्घटना भी हो सकती है। इसलिए इन चीज़ों पे रेल प्रशासन की लापरवाही सामने आ रही है। नहीं, वो मुख्यालय स्तर से भी हो, जैसा कि ट्रेन की संख्या के बारे में, खास करके नेपाल से आने वाले यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए जितनी संख्या ट्रेन की यहाँ से दी जानी चाहिए उतना नहीं दी गई है अब तक। और हो सकता है कि जो रेल मुख्यालय स्तर से इतने भारी भीड़ की परिकल्पना या अंदाजा नहीं कर सके हों, इसलिए शायद नहीं दिया गया हो, ये तो मुझे पता नहीं। लेकिन जो ट्रेनें हैं और जितनी यात्रियां हैं उसमें रेल प्रशासन को अविलंब तो त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। और जो छोटी छोटी बातें हैं जो दुर्घटना को टाल सकती हैं और श्रद्धालुओं का यात्रा सफलतापूर्वक प्रयागराज तक पहुंचा सकते हैं। कहे कि मुझे बहुत सारे यात्रियों से अभी बात हुई है, वो नेपाल के हैं, उनके दिमाग में ही है कि प्रयागराज जाना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। ये भीड़ हटने वाली भी नहीं है। इसलिए जब तक कि इनको ट्रेन नहीं मिल जाए तो ये रेल प्रशासन और सभी लोगों की जिम्मेवारी है कि इनके साथ कुछ हो नहीं। इनके लिए तत्काल रूप से कोई व्यवस्था किया जाना चाहिए, क्योंकि सभी लोग रात में यहाँ रहेंगे। सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत करना चाहिए। और खास करके अभी जो दिख रहा था कि ट्रेन में गोदाम पकड़ के लोग यात्रा करने वाली स्थिति थी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके तरफ स्थानीय रेल प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। क्या नाम है सर? ललित झा। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी के भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय के तैलचित्र पर पुष्पांजलि सबने अर्पित की। मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय के सभागार में भाजपा जिला अध्यक्ष प्रभांशु झा की अध्यक्षता में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि में उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित कर मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री एवं उत्कृष्ट सांसद से सम्मानित डॉक्टर हुकुमदेव नारायण यादव ने कहा कि राष्ट्रवाद, एकात्म मानववाद और अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनका जीवन दर्शन हमें समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाने की प्रेरणा देता है। उनके विचार और सिद्धांत राष्ट्र के उत्थान के मार्गदर्शक बने रहेंगे। उनका बहुयामी व्यक्तित्व और त्यागमयी कृतित्व हमें सदैव राष्ट्र सेवा और समाज कल्याण के पथ पर अग्रसर रहने के लिए प्रेरित करता रहेगा। इस श्रद्धांजलि सभा में सैकड़ों लोग शामिल हुए। दीनदयाल उपाध्याय जी के पुण्यतिथि मनवा के लिए उपस्थित भेलहुँ हैं।
तकर मुख्य अतिथि हमारे सबके पूर्व सांसद उत्कृष्ट सांसद अपन विभूषित नवाजल हमारे सबके गार्जियन हुकुमदेव नारायण यादव जी सेहो उपस्थित है। हमरा सबके बीच में निवर्तमान अध्यक्ष शंकर झा जी हमरा सबके उपस्थित छी। हम सब आए श्याम दीनदयाल उपाध्याय जी के पुण्यतिथि मनबय के लिए जे एकात्म मानववाद के प्रेरणा स्रोत हमारे सबके ओ छला है, जिनकर लक्ष्य एकेटा छलन है जे समाज के अंतिम पंक्ति के जो व्यक्ति छे ओकर जाबे तक उच्च में हम केना लाबी ई हुनकर छलन है। एहि के लिए हम सब आए एकजुट भेल छी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी के गंगा सागर चौक पर फुटपाथ पर मछली बेचने वाले वैद्यनाथ शाह के पुत्र नीरज कुमार शाह ने बीपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल की है और उनका चयन अनुमंडल कृषि पदाधिकारी के पद पर हुआ है। उनकी इस सफलता को लेकर पूरे जिलेवासियों में हर्ष का माहौल है। वहीं प्रोफेसर कॉलोनी गेट के समीप नीरज के आवास पर पूर्व एमएलसी सुमन महासेठ समेत कई गणमान्य लोग मिलने पहुंचे, जहां उन्हें सम्मानित किया गया। मधुबनी नगर के मिनी बस स्टैंड के समीप प्रोफेसर कॉलोनी निवासी नीरज कुमार की सफलता पर उनके आवास पर उनके माता पिता भाई सहित नीरज कुमार को पूर्व विधान पार्षद सुमन कुमार महासेठ समेत शहर के अनेकों गणमान्य व्यक्ति की मौजूदगी में मिथिला के परंपरा के अनुसार सम्मानित किया गया। गौरतलब हो कि नीरज बेहद सामान्य परिवार के व्यक्ति हैं। मधुबनी शहर में नीरज के पिता वैद्यनाथ शाह छोटा व्यवसाय करते हैं। पुत्र नीरज कुमार का चयन अनुमंडल कृषि पदाधिकारी के रूप में होने से वह खुशी से फूले नहीं समा रहे। वैद्यनाथ शाह गंगा सागर चौक पर फुटपाथ पर मछली बेचते हैं और उनकी पत्नी चाय का दुकान चलाती है। पूर्व वार्ड कमिश्नर स्वर्गीय पीताम्बर शाही नीरज के नाना जी हैं। नीरज ने साबित किया कि अगर लगन और परिश्रम है तो बाकी सारी कठिनाइयां सिर्फ बहाना है। इस दौरान पूर्व एमएलसी सुमन महासेठ, राजेंद्र प्रसाद, सरोज शाह, विक्रांत कुमार, पवन कुमार, नीरज कुमार समेत कई लोग उनके आवास पर पहुंचे और उन्हें सम्मानित किया। और लगातार अनुमंडल कृषि पदाधिकारी में चयन हुआ है। इसका श्रेय मैं अपने माता पिता, बड़े भाई बहन को देना चाहता हूँ। निश्चित रूप से मधुबनी के लिए गौरव का विषय है। एक ऐसे लोग, माने कहा जाए कि उनके माता पिताजी का संघर्ष, नाना जी का आशीर्वाद, इसके कारण उनके भाइयों परिवार का पूरा सहयोग मिला। आज नीरज जी जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, ये संघर्ष का ही परिणाम है और इनके संघर्ष को देख करके ही आने वाला वंशज को ये समझना चाहिए कि बिना कोई आधुनिक सुविधा के भी हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। और खासकर इनके माता पिताजी का जो त्याग है, सभी भाइयों को बहनों को पढ़ाने लिखाने में, निश्चित रूप से इनके माताजी को मैं धन्यवाद देता हूं। और इनके माताजी का भी कहना है कि हमारे जो पिताजी थे मतलब नीरज जी के नाना जी, उनका भी इच्छा था कि मेरा नाती कुछ बड़ा करे और आज करके सपना साकार किए हैं। ये सभी ऐसे लोग को, क्योंकि उनके नाना जी को सभी लोग जानते थे कि पीताम्बर शाही जी जो सामाजिक कार्यकर्ता भी थे और लगातार संघर्ष के माध्यम से समाज को परिवर्तन देने का काम करते थे। ये सभी लोगों को मैं ऐसे पीताम्बर शाही जी को भी श्रद्धांजलि देता हूँ इस अवसर पर। ऐसे सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इनके खुशी में आकर इनके परिवार के साथ मिल करके आपने जो ये आज कार्यक्रम किया, निश्चित रूप मधुबनी के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। बोलिए। आज नीरज कुमार जी की सफलता पर मधुबनी से शहर से सभी बुद्धिजीवी, सभी सम्मानित व्यक्ति आकर के इनके माता पिता सहित नीरज जी को सम्मान किए हैं। तो नीरज जी के लिए सुखद भविष्य की शुभकामना देता हूं और उनके माता पिता के संघर्ष को सलाम करता हूं कि आप अपने ही समाज में नहीं बल्कि अन्य समाज के लिए भी बहुत ही बड़ी प्रेरणा का आप स्रोत बने हैं। और हम कामना करते हैं कि यह प्रेरणा समाज के अन्य वर्ग के अन्य लोगों को भी इस प्रकार से प्रेरणा मिले और समाज में जो अंतिम पंक्ति में लोग खड़ा है, जैसा कि आप देख रहे होंगे इनके माता पिता कितना संघर्ष किए हैं। एक मामूली चाय की दुकान से अपने जीवन का संघर्ष करके आज बेटा को गजेटेड अफसर बनाया है। ये बहुत ही खुशी की बात है और हम सब इनको आशीर्वाद देते हैं कि आप आने वाले समय में और भी ऊंचे पद पे जाए। ये हमारी शुभकामना है पूरे समाज की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। जयनगर प्रखंड के कमलाबाड़ी गांव स्थित कॉलेज मैदान में केसीसी क्रिकेट क्लब के तत्वाधान में केपीएल T20 क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। इस मैच के दौरान लौकही ने नेपाल की सिरहा टीम को हराते हुए
कप अपने नाम किया। जयनगर प्रखंड के कमलाबारी गांव स्थित कॉलेज मैदान में मंगलवार को केसीसी के तत्वाधान में आयोजित केपीएल T20 लीग मैच का उद्घाटन राजद युवा जिलाध्यक्ष रवि रंजन राजा, भाजपा सीतामढ़ी प्रभारी अरुण कुशवाहा, राजद वरिष्ठ नेता ब्रज किशोर यादव, प्रखंड अध्यक्ष उमेश यादव, धर्मेंद्र कुमार, संजीत कुमार, अजय कुशवाहा एवं अशोक सिंह समेत अन्य ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। लौकी टीम कप्तान कन्हैया व सिरहा नेपाल टीम कप्तान मोहम्मद गफ्फार के समक्ष टॉस मुकाबले में नेपाल टीम ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का निर्णय लिया और नेपाल टीम ने 19 ओवर में 65 रन बनाया। लौकी टीम ने बैटिंग कर 4.6 ओवर में 66 रन बनाकर आज के मैच की विजेता टीम लौकी बनी। युवा राजद झंझारपुर के जिलाध्यक्ष रवि रंजन कुमार राजा ने कहा कि खेल का आयोजन होने से न सिर्फ आपसी भाईचारा बढ़ता है बल्कि मानसिक व शारीरिक विकास भी होता है। ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह का आयोजन होने से खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन होता है। इसके बाद फीता काटकर इसका शुभारंभ किया जाएगा और फिर तमाम दर्शक के शुभेच्छा जबकि कर देंगे। जो भी छोटे मोटे बच्चे आप इधर उधर हैं तो उन सबसे भी आग्रह कि आप मैदान को खाली कर दें। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभागार में जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में कृषि टास्क फोर्स की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जहां जिला पदाधिकारी ने अब तक हुए कार्यों की प्रगति की समीक्षा की, वहीं दूसरी तरफ 100% लाभुकों को उर्वरक की उपलब्धता को लेकर बातें कही। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार से जिले भर में उर्वरक की कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिला स्तरीय कृषि टास्क फोर्स की बैठक आयोजित हुई। जिलाधिकारी ने किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा के क्रम में निर्देश दिया कि सेल्फ रजिस्ट्रेशन के तहत प्राप्त हो रहे आवेदनों को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के वेबसाइट पर जमीन संबंधित कागजातों की सत्यापन कर लंबित आवेदनों का शीघ्र निष्पादन करना सुनिश्चित करें। जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया कि पीएम किसान योजना में ई-केवाईसी, 100% भौतिक सत्यापन, एनपीसीआई, सेल्फ रजिस्ट्रेशन में निम्न प्रदर्शन करने वाले कृषि समन्वयक, किसान सलाहकार, प्रखंड कृषि समन्वयक से स्पष्टीकरण पूछे। उर्वरक उपलब्धता के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिले में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि उर्वरक की उपलब्धता एवं बिक्री पर सतत निगरानी रखे। किसी भी स्थिति में उर्वरकों की कालाबाजारी की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।